बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त बड़ा इशू पाकिस्तान के सेलेक्टर के हवाले से आता हुआ नज़र आ रहा है और ख़ासकर इंज़माम उल हक के हवाले से जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ और एशिया कप के हवाले से, उसमें सिर्फ एक खिलाड़ी के हवाले से काफ़ी नुक्ताचीनी सामने आती हुई नज़र आ रही है। वो खिलाड़ी है सऊद शकील, जिसने टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़ा परफॉर्म किया और मुसलसल 7 सेंचुरी स्कोर पाकिस्तान की हिस्ट्री में करते हुए नजर आए हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो उनको प्रॉपर जो है टीम का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन एशिया कप के लिए उनका नाम शामिल नहीं किया गया। नौजवान तैयब ताहिर टीम का हिस्सा जरूर है। फिर 2 ऑलराउंडर्स के हवाले से काफ़ी नुक्ताचीनी होती हुई नजर आ रही है, वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ के हवाले से। और फिर 3 स्पिनर्स का टीम में शामिल होना, मोहम्मद नवाज, जबकि अगर हम देखें तो उसामा मीर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज के लिए जो बातें आ रही हैं सामने के ओवर एज हो चुके हैं, मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे। शादाब खान वाइस कप्तान के तौर पर टीम का हिस्सा है। फिर इफ्तिखार अहमद की बात कर लें, सलमान अली आगा की बात कर लें, तो दोनों ही वनडे में जो है बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। गो कि अगर पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ भी जाता है तो पाकिस्तान को प्लस 2 स्पिनर्स जो है मुहैया होते हुए नजर आते हैं अगर इफ्तिखार और सलमान अली आगा टीम का हिस्सा होते हुए नजर आते हैं। फिर पाकिस्तान की एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की बात कर ले, जहां पाकिस्तान ने 5वीं पोजीशन हासिल की और चीन को जो है आखिरी मैच में जो 5वीं पोजीशन के लिए और 6ठी पोजीशन के लिए खेला जा रहा था उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। इस सारी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी विनस टीम के सर रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली खान साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी आज क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे और खासकर कौमी सेलेक्टर ने जो टीम मुंतखब की उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले रियाजुद्दीन की तरफ चलते हैं। रियाजुद्दीन साहब, पाकिस्तान ने 5वीं पोजीशन के लिए जो मैच खेला था उसमें कामयाबी हासिल कर ली। गो के अगर कौमी खेल की हम बात करें तो जिस तरह पाकिस्तानी टीम ने कारकर्दगी इस टूर्नामेंट के एशियन चैंपियन ट्रॉफी में दिखाई है, आप किस हद तक इस टीम से मुतमईन नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, जिस तरह से पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम ने एशिया कप में परफॉर्मेंस दी थी, उसको देख के तो हमें यही अंदाज़ा था, इसलिए कि उस टीम के 7 या 8 लड़के इस कौमी टीम में शामिल थे, यानी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। तो एक मतलब गालिब इम्कान यही था और एक आम ख्याल यही था, एक परसेप्शन भी यही था कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी, कम से कम उसी तरह का परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी जिस तरह से उसने एशिया कप में किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि गो के पाकिस्तान की अगर आप हॉकी टीम के मैचेस देखें तो उसमें मिड फील्ड में तो हमारी टीम जो है वो निस्बतन बेहतर मतलब खेलती हुई नज़र आती है, लेकिन जब हमारी टीम जो है 25 से लेके फिर जब डी के अंदर जाती है गोल लाइन तक, तो वहाँ हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है ख़राब हो जाती है। मैं ये समझता हूँ, देखें, हॉकी में 3 चीज़ें जो है खेल के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो फिज़िकल फिटनेस, एक आपका स्टेमिना और आपकी टेक्निकलिटीज़। अगर आप इन तीनों चीज़ों में मतलब ये कि साउंड हैं और इसमें तीनों चीज़ों में कंफर्टेबली मतलब ये कि आप अपनी चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं, अगर तो फिर तो आप ये कि अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से एक भी चीज़ की कमी होगी तो फिर आप अपना मतलब जो गोल है या टारगेट है, जो फोकस है, उसको आप अचीव नहीं कर सकते। हमारी जो मतलब जो हमें कमी नज़र आई, एक तो हमारा पेनल्टी कॉर्नर का शोबा जो है वो बिल्कुल डार्क नज़र आया और हमारा जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन रेशो है वो है तकरीबन 5% या 3%, जबकि वो टीमें जो यहाँ पे लेकिन ये कि आखिरी 3 मैचेस के अंदर सुफियान ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बड़े अच्छे फ्लिक करते हुए भी नजर आए पेनल्टी कॉर्नर पर। सुफियान ने जो क्लासिफिकेशन मैच था आखिरी चाइना से, उससे कबल उन्होंने 3 गोल स्कोर किए थे और हमें मतलब तकरीबन 20 के करीब टोटल पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं अप्रॉक्सीमेट। तो जहाँ तक इंडिविजुअल कैपेसिटी में सुफियान की बात है तो नो डाउट उन्होंने जितनी उनकी कैपेबिलिटी थी या जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, लेकिन हमारे खिलाड़ी जो है डी के अंदर अपनी चीज़ों को सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सके। और उसकी वजह ये देखें, जब आप कोई भी खेल खेलते हैं तो जहाँ मैंने जो 3 चीज़ें आपसे बयान की कि स्टेमिना, आपका जो फिज़िकल फिटनेस और आपकी टेक्निकलिटीज़, मतलब ये तीनों चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन इसमें फिर देखें दिमाग का भी बड़ा दखल होता है। जो सेंसिटिव मैचेस होते हैं उसमें आपको मतलब इंटेलिजेंट एक्शन लेने पड़ते हैं। देखें, डी का जो एरिया होता है वो सेंसिटिव होता है, उसमें बहुत ही कम वक्त में आपने ये फैसला करना होता है कि इस गेंद को आप डॉज करेंगे, आप पास देंगे या आप डायरेक्ट ट्राई लेंगे।
तो ये फैसला करना जो है वो खिलाड़ी के ऊपर होता है कि उसके पास कितना टाइम है और उस कितने मतलब इस टाइम में अगर किसी अपोनेंट डिफेंडर की हॉकी आप वो खिलाड़ी करीब है या उसकी हॉकी टच हो रही है तो उससे पहले आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, पास देना है, डॉज देना है या गोल पे ट्राई करनी है। तो इसमें हमारी टीम कमजोर है। दूसरे मैं पेनल्टी कॉर्नर की बात कर रहा था, देखिए हमारी टीम के साथ काफ़ी तादाद में कोचेस गए। देखिए कोचेस अगर बहुत ज़्यादा तादाद में जा रहे हैं, अगर तो आपका मकसद ये है कि आप इन्हें ग्रूम कर रहे हैं तो इसमें ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है तो फिर इतने ज़्यादा मतलब टेक्निकल स्टाफ का होना जो है वो मुझे बज़ाहिर अच्छा नहीं लगता। लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इसको दूसरे अंदाज से लिया हो, ग्रूम करना चाहते हो, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम का जो यहाँ लैक नज़र आया, आप ये देखें कि हमने 2 मैचेस बराबर खेले और वो 2 जो मैचेस थे वो कम से कम ऐसे थे कि अगर आप गोल करने के जो आपको मौके मिले थे, जो चांसेस मिले थे, अगर आप उसको अपने इंटेलिजेंट एक्शन की वजह से उसको मतलब ये कि गोल में कन्वर्ट कर देते तो आप जीत जाते। आपने 2 मैच हारे हैं अभी तक, 2 जीते हैं और 2 आपके बराबर रहे। तो गलती कहाँ हुई है जहाँ आपने बराबर किए। और फिर चाइना की टीम से जब आपका मैच हो रहा था, लीग का मैच हो रहा था, तो उसमें तो आप सिर्फ 1 गोल से जीते हैं और जो आपका क्लासिफिकेशन यानी दर्जा बंदी का मैच था उसमें जो है आपने उनको 6 गोल कर दिए। तो यही जो मतलब आपकी जो कैपेसिटी थी, ये आपने जो कैपेबिलिटी थी ये इस्तेमाल करनी थी उन मैचेस के लिए। बिल्कुल रियाज साहब, इस टूर्नामेंट के हवाले से मजीद भी बात करेंगे आपसे। इस वक्त मोहम्मद अली साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। मोहम्मद अली साहब, टीम का ऐलान हुआ, टीम में हमने देखा कि जो अफगान के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है हमने, वहाँ पर 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान होता है, जबकि एशिया कप के लिए हम 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करते हैं। फिर एक ऐसे प्लेयर्स को जिसने हाल ही में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया हुआ सऊद शकील, उसे टीम में शामिल नहीं किया जाता एशिया कप के लिए। नौजवान प्लेयर तैयब ताहिर टीम का हिस्सा होते हैं। कैसा देख रहे हैं इस सिलेक्शन को और फिर कहाँ पर आप समझते हैं कि बहुत से प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिसमें एक शायद सरफराज अहमद भी हैं, फिर आमिर जमाल जो टीम के हिस्सा ज़रूर थे, एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल किया जा रहा था। टेस्ट मैचेस सीरीज़ के लिए वो श्रीलंका गए। फिर फ़हीम अशरफ का 2 साल के बाद कमबैक होना वनडे में, किस तरह देख रहे हैं आप इस सिलेक्शन को? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शहजाद साहब कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। जी देखें, बिल्कुल जो टीम इंज़माम साहब ने अभी अनाउंस की है उसमें वैसे तो वो टीम बड़ी बैलेंस नज़र आ रही है, लेकिन 2-1 सिलेक्शन इस तरह की हैं जिसमें काफ़ी लोगों को कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न अगर हम सऊद शकील की बात करें, जैसा आपने कहा कि उन्होंने हालिया टेस्ट मैचेस में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। लगातार उन्होंने 7 सेंचुरियाँ स्कोर करी, उसमें 1 सेंचुरी और 1 डबल सेंचुरी भी शामिल थी और उस मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी हुए श्रीलंका में। तो नो डाउट सऊद शकील की परफॉर्मेंस बेहतरीन और उनको इसकी बिना पर चांस भी दिया गया कौमी वनडे टीम में। लेकिन उनको चांस देने के साथ साथ अगर आप ये देखें कि आपने तो उनके सर पे तलवार लटका दी। क्या आपने सिर्फ उनको अफगानिस्तान के सीरीज के लिए चांस दिया और आगे एशिया कप में आपने नाम नहीं लिया? सीरीज की आप बात करें मोहम्मद अली खान साहब, अगर सीरीज में मौका नहीं मिलता 3 मैचेस में, क्या फिर वो बगैर खेले ही टीम से बाहर हो जाएंगे? सवाल तो ये पैदा होता है। जी, सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन ही यही है जो भी हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि क्या सऊद शकील को चांस भी दिया जाएगा या नहीं। अगर सऊद शकील को चांस दिया जाता है और वो परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर क्या उनको एशिया कप में और आगे वर्ल्ड कप में सेलेक्ट किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात आपने करी फ़हीम अशरफ की। फ़हीम अशरफ पूरे 2 साल से टीम से बाहर थे और अचानक वंस ऑफ द सडन उनको जो है वो टीम में आपने शामिल किया, जबकि आप देख रहे हैं कि आगे एशिया कप है और उसके आगे वर्ल्ड कप है जहां पर स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है। दोनों जगह पर, श्रीलंका में और इंडिया में, स्पिनर्स की हेल्प। वहां पर आप फ़हीम अशरफ को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वहां पे वो इतना सक्सेसफुल रहेंगे। तो आपने फ़हीम अशरफ की बात की, तो अगर हम साथ ही देखें तो उनके वसीम जूनियर मौजूद हैं और अभी हाल ही में जिस तरह पाकिस्तान इमर्जिंग कप में खेलने गया, फिर पाकिस्तान की शाहीन टीम थी उसमें वसीम जूनियर टीम का हिस्सा थे। आमिर जमाल भी खेलते नजर आए, आमिर जमाल को अच्छी परफॉर्मेंस पर टीम का हिस्सा बनाया गया। जबकि अगर दूसरी तरफ देखें तो वसीम जूनियर की कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं थी जिसके बेस पर वो टीम का हिस्सा बनते, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें टीम का हिस्सा बनाया। ये भी एक सवालिया निशान नजर आ रहा है। वसीम जूनियर ने रिसेंट पास में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। वो कोई ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने चिप इन किया है जहां पर एक कई पार्टनरशिप आपकी प्रोलॉन्ग हो गई और फिर कैप्टन ने उनको इंट्रोड्यूस किया विद इन बॉलिंग के अंदर, तो फिर उन्होंने वहां पे चिप इन किया है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको पहले भी बात कही
कि अभी आगे जो है हमारा फोकस स्पिनर्स के ऊपर होना चाहिए। और टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के पास अभी तक उस क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं है। सईद अजमल के बाद और शाहिद अफरीदी के बाद और हफीज के टाइगर के बाद कोई ऐसा स्पिनर नहीं आया जो थ्रेटनिंग हो। अगर आप ये देखेंगे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है स्पिनिंग शोबे में, शादाब कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं करते, ज़्यादातर तो वो अनफिट के मसाइल से टीम से आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज की जो बॉल है वो कभी कभी वो इतने एक्सपेंसिव साबित हो जाते हैं कि फिर वो कैप्टन के पास कोई चॉइस नहीं रहती कि वो किसको करे। लेकिन नवाज का होना इसलिए जरूरी है इस टीम के अंदर कि पाकिस्तान के पास कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, तो इसलिए एक लेफ्ट आर्म स्पिनर तो आपको रखना पड़ेगा इस लाइनअप के अंदर। चलें वो हो सकता है, लेकिन फहीम अशरफ की जगह मेरा नहीं ख्याल कि 18 और 16 में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके पास वसीम जूनियर भी मौजूद है और आपने आमिर जमाल को इसमें चांस नहीं दिया। आप आमिर जमाल पूरे सीजन में अच्छा खेले, वो टीम एक पाकिस्तान की ए टीम का भी हिस्सा रहे, वहां पर उन्होंने 4 विकेटें और 5 विकेटें भी ली। तो अब फहीम अशरफ का इस तरीके से आ जाना, और फिर दूसरी बात सऊद शकील की जो आप बात कर रहे हैं, सऊद शकील को कुछ लंबा टाइम देना पड़ेगा। वो इनिंग बिल्ड करने वाले प्लेयर हैं, ऐसे प्लेयर हैं जो सीधे बल्ले से खेलते हैं, और आपने देखा उनको श्रीलंका की सीरीज में, हालिया सीरीज में वो बहुत अच्छा उन्होंने स्पिन को किल कर दिया। देखिए स्पिन को किल आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप फ्रंट फुट पे जाके उसको आगे निकल के कदमों का इस्तेमाल करके खेलें तो आप स्पिन को किल कर सकते हैं, या बैक फुट पे आपके कट बहुत अच्छे हो। तो उन्होंने 2 तरीके से, और फिर स्विप उन्होंने जो मारी है आगे से आके, तो उन्होंने तो बिल्कुल उनका जो स्पिन अटैक था हेरात का उसको तो नलिफाई कर दिया। तो इस तरीके से काफी गहरी नजर है आपकी सऊद शकील पर। और सऊद शकील के हवाले से अगर हम बात कर लें अली साहब है, तो हमने देखा कि सऊद शकील ने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था इन आउट वो जरूर रहे डोमेस्टिक सीजन के अंदर, फिर जब वो इन हुए तो काफ़ी इनिंग्स उन्होंने जो है प्रेशर में खेली। उस प्रेशर का हमने देखा कि बाकायदा जब वो टीम के हिस्सा बने, कुछ प्रेशर टीम पर ज़रूर होता था, उस प्रेशर से बआसानी निकल जाया करते थे, यानी कि वो अपने चेहरे पे प्रेशर का अंदाज ही नहीं लाते थे, जिस बआसानी से वो स्पिनर्स को भी खेल लेते, अपनी मर्जी के शॉट्स खेलते हुए नजर आए। तो ये एक उनका बेनिफिट है। सबसे बड़ी बात देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी, जब आप प्रेशर में कब नहीं आते, प्रेशर में आप तब नहीं आते जब आप फंसते नहीं हैं, जब आप सिंगल निकाल रहे होते हैं, जब आप अगले कदमों पे खेलते हैं या स्वीप मारते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप सिंगल निकाल रहे हैं, ये सिंगल आप चुराएंगे अब बॉलर से, तो बॉलर परेशान हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी कि मैंने अब आगे बॉल क्या करनी है। और जब वंस यू सेटल डाउन, उसके बाद फिर आप चार्ज करते हैं, फिर आप आगे निकल के भी अपनी मर्जी से मिड ऑफ भी मारते हैं, मिड ऑन भी मारते हैं। तो स्पिनर के लिए तो यही है कि अगर आप स्टक हो गए, अभी हम भी देख रहे हैं, इवन तो बाबर आजम बहुत बड़ा नाम हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का, और लेकिन अगर आप ये देखेंगे बाबर आजम भी हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आए स्पिन के खिलाफ, और हिरात ने उनको 4 में से शायद 3 इनिंग में उनको आउट किया। तो बाबर आजम का वो यही कि जब यहाँ वो फंस जाते हैं, उनको स्वीप बाबर आजम का शायद इतना फेवरेट शॉट नहीं है, और वो प्रेफर करते हैं सामने उसको ड्राइव करना या कट करना, और वहां पे अपनी वो विकेट भी दे जाते हैं। तो यहां पर ये चीज अगर आप कंपैरेटिवली देखें सऊद के अंदर, कि उन्होंने बहुत अच्छी जो उन्होंने ये बिल्ड की है कि वो स्पिनर पे फंस नहीं रहे, वो स्वीप भी मार रहे हैं, वो आगे निकल के भी खेल रहे हैं, तो स्पिनर के पास टाइम नहीं है कि वो उनको कहां बॉल करे। तो बेसिकली ये बहुत एक, और हमें इस तरह के बैट्समैन की एशिया कप में और आगे मिडिल ऑर्डर में बड़ी जरूरत है। बिल्कुल है अली साहब, इस पे मजीद भी सिलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। रियाज साहब, बात हो रही थी एशियन चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, और फिर जिस तरह पाकिस्तान ने आखिरी मैच में कामयाबी हासिल की, ओवरऑल अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट के अंदर जो मैंने अपने नज़रिए से देखा, इस टूर्नामेंट के लिए जहां हमने प्लांटी कॉर्नर बड़े लूज किए, वहां हमारे गोलकीपर का भी काफ़ी कसूर नजर आया। इस टूर्नामेंट के अंदर अकमल गोलकीपरिंग कर रहे थे, क्या समझते हैं कि ये आपको अपनी आई से क्या महसूस हुआ इस टूर्नामेंट के अंदर गोलकीपरिंग पे? शहजादा, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, अभी मोहम्मद अली खान साहब और आपके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, देखें उसमें थोड़ा सा मोहम्मद अली खान की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे सऊद शकील की बात हुई, आपने सरफराज का भी जिक्र किया था अपने सवाल में। मैं ये समझता हूँ कि इंज़िमामुल हक जब मतलब सिलेक्शन कमेटी से में आते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें कोई जिम्मेदारियाँ देता है, वो कोई ना कोई एक ऐसी मतलब कोई ना कोई ऐसा एक, मैं भंड तो नहीं कहूँगा इसको, ये ज़रा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई ऐसी उनसे हरकत ज़रूर होती है जो मतलब लोगों के लिए उन पर क्रिटिसाइज़ करना आसान हो जाता है। अब आप ये देखें कि सऊद शकील एक ऐसा खिलाड़ी था, क्या आपने उसको उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की सज़ा दी है जो श्रीलंका के खिलाफ उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया? आप ये वही हरकतें कर रहे हैं जो आपने अहमद शहजाद के साथ की थी या उमर अकमल के साथ की थी, कि उनको जनाब इतने अच्छे परफॉर्मर थे, जब उनको मतलब जहाँ लेना चाहिए था वहां आपने दूसरे चार्ज लगा के उनको टीमों से बाहर कर दिया, और आप ये बगैर किसी वजह के सऊद शकील यहीं से आपको कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे।
बिल्कुल, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सऊद शकील के हवाले से, रियाजुद्दीन साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद दोबारा हम रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब जी क्या कहेंगे, जहां से आपने बात को कट किया था वहीं से शुरुआत करें। देखिए, सऊद शकील तो एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने क्रिकेट की हिस्ट्री मतलब एक आपको मतलब उसको तहस नहस कर दिया, और सारे रिकॉर्ड जो हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने अपने मतलब नाम कर लिए, पाकिस्तान के नाम कर लिए, पाकिस्तान का दुनिया क्रिकेट में वक़ार जो है वो बुलंद कर दिया। और एक ऐसे खिलाड़ी को जिसको आपको एतमाद देना चाहिए, आप उसको उसकी सज़ा दे रहे हैं कि इसकी अच्छा बात ये नहीं है कि उसने किस फॉर्मेट में किया, बात यह कि आपके पाकिस्तान का सब जलाली परचम उसने दुनिया में बुलंद किया। ऐसे खिलाड़ी को तो वैसे ही आपको रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि आप उसके एतमाद को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो जो है, इसलिए कि उसकी कोई लॉबी नहीं है, सबको पता है उसकी लॉबी नहीं है। वो वाहिद मितखाद एक दो बंदे हैं जो अपने मतलब परफॉर्मेंस पे आते हैं। ये ऐसे बंदे हैं जो किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अगर आपने उनको टीम में लिया था तो कोई एहसान नहीं किया था, उनकी परफॉर्मेंस पे लिया था। अब रह गई बात, देखें ये तो इनको भुगतना पड़ेगा जो इन्होंने सऊद शकील के साथ किया है। और मतलब इंजमामुल हक नो डाउट कि वो दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। उन्होंने अपने क्रिकेट की तारीख में जब वो खेला करते थे उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए, उसको हम एडमायर करते हैं। अच्छा, रह गई बात सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद के साथ 3 साल तक आप ज्यादती करते रहे। वो पाकिस्तान क्रिकेट का वाहिद खिलाड़ी है जो ऐसा कप्तान है कि जिसकी कैप्टनशिप ने आपने 2 आलमी मतलब टाइटल जीते। एक जूनियर वर्ल्ड कप उसकी कप्तानी में जीता, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप आपने जीता जो 2017 में हुआ था। इत्तेफाक से मैं भी वहां मौजूद था और मैंने बड़े करीब से मतलब टीम की और उनकी परफॉर्मेंस को देखा था, और कई एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनसे सवाल भी किए थे। कहने का मकसद ये है कि सरफराज अहमद के साथ आपने ज्यादती की, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है दुनिया के सामने लेके आया। फिर वो इतना तजुर्बेकार खिलाड़ी है कि जब इस तरह के वर्ल्ड कप या एशिया कप होते हैं तो आप में तो उसको जरूर रखना चाहिए था। रह गई हारिस की बात, जिसको आपने उसकी जगह लिया विकेट कीपर बैट्समैन को। देखें, वो नौजवान खिलाड़ी है, उसका मुस्तकबिल ताबनाक है, एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके लिए तो बड़ा चांस पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप इंडिया जा रहे हैं, फिर उससे पहले आपने एशिया कप खेलना है। एशिया कप में आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो आपका इत्मीनान बहाल होगा, तभी तो आप इंडिया जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ सरफराज के साथ भी ज्यादती है और सऊद शकील के साथ, और फहीम अशरफ को उन्होंने गलत लिया है। और जैसे मोहम्मद अली खान ने कहा, मुझे बड़ी इनकी बात मतलब अच्छी वो की पसंद आई कि नवाज को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी क्वालिटी जो है वो अपनी जगह है। तो ऐसा बॉलर तो होना चाहिए था टीम में। अच्छा, रह गई बात, अब हॉकी की तरफ आते हैं। हॉकी में आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी टीम ने गोल मतलब नहीं किए, लेकिन हमने खुद देखा जो आखिरी मैचेस में 2 गोल जिस तरह से हमारे गोलकीपर ने खाए, सामने से गेंद आ रही है और वो हाथ जो है गेंद को नहीं लगा सका। और देखें, उस एक तो मतलब ये कि कोई अगर प्लेयर आपके सामने होता, आपका डिफेंडर, तो ये होता कि भाई आपको मतलब विजन क्लियर नहीं था, गेंद सामने से आ रही है, आपके पास इतना टाइम था, आपको उसको रोकना चाहिए था, आप नहीं रोक सके। तो इसका मतलब ये कि हमारे गोलकीपर उस तरह से रेडी या तैयार नहीं थे जिस तरह से होना चाहिए। फिर शगफ एक बड़ी टेक्निकल, मैं आपको बात बताऊं कि मैंने तो खैर छोटी मोटी हॉकी खेली है, लेकिन जब मैं इंग्लैंड में था तो मैंने छोटे मोटे ऐसी एक आध कोर्स भी, बाकायदा कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन ये कि उस जमाने में मैं भी हॉकी खेलता था। मैं ये समझता हूं कि देखें, जब हम आप पर कोई अटैक हो रहा होता है और जब गोलकीपर आगे जा रहा होता है, अगर तो अटैक राइट से हो रहा है तो हमारे लेफ्ट हाफ को गोल को कवर करके पीछे आना चाहिए, और अगर आपका अटैक जो है गोलकीपर के राइट साइड से हो रहा है तो फिर हमारे राइट हाफ को जो है, अगर गोलकीपर आगे निकलता है तो उसको राइट हाफ को, यानी कोई ना कोई डिफेंडर जो है पीछे गोल में होना चाहिए। लेकिन हमारी जो यहाँ टेक्निकल मिस्टेक हुई है, हमने काफी गोलों को मतलब मैचेस तो सारे देखे हैं और हमने ये महसूस किया है कि हमारे डिफेंडर जो हैं उन्होंने गोलकीपर को कवर नहीं किया। तो इसमें ये कोई मतलब बिल्कुल सही बात है आपकी कि इसमें गोलकीपर को अपना किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए था वो हमारे गोलकीपर्स नहीं कर सके। तो एक तो हमारे गोलकीपर्स पे बहुत काम करने की जरूरत है। फिर आप ये देखें कि हमारे पास तो मतलब एक तारीखी फुल बैक है ड्रैक फ्लिकर सोहेल अब्बास, जिसने 348 गोल किए हैं, जिसका मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड, वैसे तो देखें कोई चीज मतलब एक मुश्किल होती है, नामुमकिन नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह की अब हॉकी हो रही है और ऑस्ट्रेलिया पे एक खिलाड़ी की उम्र जो है 5 से 6 साल होती है, इसलिए कि उसमें आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। ग्रास पे जब हॉकी होती थी तो प्लेयर जो है 10-12 साल बाकायदा हॉकी खेलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि सोहेल अब्बास का ट्रैक मतलब रिकॉर्ड जो है कोई तोड़ सकेगा। 348 गोल करने वाले मतलब फुलबैक को बहैसियत
हमें फुल बैक कोच के हैसियत से उसको लेना चाहिए। पर वो खुद नहीं आना चाहते, वो तो मीडिया के सामने भी आने से कतराते हुए नजर आते हैं। देखें बाज प्लेयर्स ऐसे होते हैं और बाज हमारे प्लेयर्स ओलंपियन ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनको ये फन आता है कि मीडिया से किस तरह से इंटरेक्शन मतलब रखते हैं और किस तरह से मीडिया को जो है अपने साथ रखते हैं और किस तरह से आप जो है मतलब अपने आप को लाइमलाइट में लेके आते हैं। यकीनन उसमें भी ये फन भी नहीं आता और वो इस मिजाज का लड़का भी नहीं है जो मैं जानता हूं। मेरे उससे ज़ाहिर है सभी बीइंग ए हॉकी प्लेयर, बीइंग ए हॉकी कमेंटेटर, मेरे उनसे ताल्लुकात हैं और मैंने उनके कई एक इंटरव्यूज भी किए हैं सोहेल अब्बास के। मैं ये समझता हूँ आपकी बात सही है कि वो नहीं आते मीडिया पे, उन्हें आना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो एक्सपर्टीज है बहैसियत फुलबैक, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो अब जो है पाकिस्तान ये वाली हॉकी फेडरेशन है वो बहुत से ओलंपियंस इंटरनेशनल को एकोमोडेट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है और यही वजह है कि वो बहुत सारे कोचेज भी लेके गए थे उनको ग्रूम करने की। बज़ाहिर ये अच्छी पॉलिसी है, अब आगे जाके इसका लॉन्ग रन में क्या रिजल्ट निकलता है वो क्या रिजल्ट निकलता है इस पर मजीद भी बात करेंगे, फिर फाइनल मैच के हवाले से भी बात करेंगे आपसे। रियाजुद्दीन साहब अली साहब की तरफ आते हैं। अली साहब इस टीम के अंदर नौजवान विकेट कीपर बैटर जिस तरह रियाजुद्दीन साहब से बात हो रही थी, मोहम्मद हारिस भी टीम का हिस्सा है। हारिस की अगर हम बात कर लें तो पीएसएल में बड़े उम्दा परफॉर्मेंस हारिस ने दी, फिर टीम का हिस्सा बने, T20 क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। अगर ऊपर नंबरों पर अगर देख लें तो बेसिकली वो वनडर और ओपनर्स के लिए बाकायदा तौर पर मुंतखब होते हैं। यहाँ हमें ज़रूरत है, अगर मोहम्मद रिजवान अनफिट हो जाते हैं तो मोहम्मद रिजवान अगर अनफिट होते तो हारिस किस नंबर पर खेलेंगे अगर हारिस टीम में शामिल होते हैं। हारिस अगर हम देखें तो बेसिकली वन डाउन और ओपनर्स है और मिडिल ऑर्डर में हमें अगर देख लें तो अगर सरफराज टीम का हिस्सा होते तो बड़ा मजबूत हमारा मिडिल ऑर्डर भी हो जाता अगर सरफराज के होने से। आप समझते हैं कि यहाँ पर एज ए विकेट कीपर सरफराज अहमद को टीम में शामिल होना चाहिए था बजाय इसके कि मोहम्मद हारिस पे इन्हिसार करते? जी बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा रियाज साहब की बात से जो उन्होंने सरफराज के बारे में कही। लेकिन सरफराज को एक कॉम्पिटिटिव एज बहुत ज़्यादा हासिल है। जितना अच्छा मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम में इस वक्त कोई स्पिन को खेलता है तो वो सरफराज है। सरफराज श्रीलंका हो, इंडिया हो, एशियन विकेट्स हो, सरफराज के स्वीप, सरफराज का आगे निकल के खेलना और उसको जिस तरीके से वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो ये बड़ा पाकिस्तान के काम आ सकता था उसके अंदर वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन आप ये देखेंगे पाकिस्तान ने किया क्या। पाकिस्तानी टीम में भी मुझे अभी खबर मिली है कि उनको एज अ मेंटोर लेके जा रहे हैं, एज अ मेंटोर सरफराज को लेके जा रहे हैं रादर देन कि अगर आप उनको टीम का हिस्सा बनाते। और अगर आपकी फर्स्ट चॉइस ठीक है, आपकी फर्स्ट चॉइस मोहम्मद रिजवान है और मोहम्मद, जबकि आप ये देख रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वनडे में स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तक जो रिजवान का बेस्ट रिकॉर्ड, बेस्ट परफॉर्मेंस रही है वो सिर्फ T20 के अंदर रही है ना। अब देखें जब सरफराज की जगह भी तब निकली थी जब थ्रू आउट 8 टेस्ट मैचेस में रिजवान स्कोर नहीं कर सके थे। तो फिर हम सब लोगों के प्रेशर से, मीडिया के प्रेशर से और फिर जब टीम को नजर भी आ रहा था कि जरूरत थी सरफराज की, सरफराज को इन किया गया। और फिर सरफराज जैसा रियाज साहब ने बताया कि उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे, उनकी एक सेंचुरी थी, एक बड़ी निफ सेंचुरी थी, बहुत अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया। तो यहाँ पर देखें आप उनकी लेगेसी को कैरी कर सकते थे, आप उनको कंटिन्यू करा सकते थे क्योंकि एशिया कप भी श्रीलंका में हो रहा है, एशियन विकेट्स हैं और वर्ल्ड कप भी आपके आगे आ रहा है। तो अगर आप चले ठीक है, अगर आप रिजवान को चांस भी देना चाहते हैं एज अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर तो आप सेकंड पे आप उनको रख सकते थे। और सरफराज जो है वो टीम का माहौल जो है वो बड़ा मोटिवेटेड रखते हैं। मेरा नुक्ता ये था कि हारिस अगर रिजवान अनफिट होते, हारिस अगर खेलते तो किस पोजीशन पे खेलेंगे? अगर सरफराज टीम का हिस्सा होते तो वो मिडिल ऑर्डर पर आके खेलते, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होता। मैं भी आपके इसी क्वेश्चन पे भी आ रहा था कि देखें पाकिस्तान का जो टॉप 3 है वो बहुत सेटल्ड खेल रहा है, उसको हिलाने की जरूरत ही नहीं है आपको। वहां पे फखर है, इमाम है और बाबर आजम है। फिर बाबर आजम है, ये अभी तो ये टॉप 3 यही तीनों खेल रहे हैं। आप देखें फखर और इमाम ओपन कर रहे हैं और ये तीनों पाकिस्तान की टॉप 10 रैंकिंग में भी हैं। तो वर्ल्ड की टॉप 10 रैंकिंग में यही तीनों प्लेयर्स आपके आ रहे हैं, तो इसको तो आप हिला नहीं सकते। इसके बाद रिजवान है और फिर मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील की जगह बन सकती थी अगर आप ये चांस लेते। हारिस की जगह अगर आप देखते हैं, देखिए हारिस एक एज अ पिंच हिटर खेलते हैं। हारिस जब आपको ज्यादा कामयाब हो सकते हैं जब फास्ट बॉलर लगे हुए हैं और दायरे में वो उसको यूज कर सकें। लेकिन जब आप उनको टॉप 3 में जब वो जगह ही नहीं देंगे, वो लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं, तो पीछे स्पिनर्स को हारिस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। हारिस की जो लंबी हिट है, जब भी आप देखें उनकी जितनी भी इनिंग्स 10-12 इनिंग जो उन्होंने अभी तक खेली है, उन्होंने जो परफॉर्म किया है वो उनको उठी हुई गेंद बाउंसर आ रही है, शॉर्ट पिच आ रही है, तो वहां पे उन्होंने उसको बॉलर की पेस को यूज करते हैं। तो इतना फिर अभी वो खुद जो मुख्तलिफ लीग खेल रहे हैं वो स्पिनर से भी परेशान नजर आ रहे हैं। मैंने बहुत सी इनिंग्स उसकी ऐसी देखी हारिस की कि स्पिनर्स को भी बाकायदा तौर पर खेलने में परेशानी हो रही है उनको। हारिस इतने साउंड प्लेयर नहीं है अभी,
इतने कि उनको आप इतने बड़े इवेंट में आप लेके चले जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कुछ रिकंसीडर कुछ हो सकता है तो बजाय सरफराज को मेंटोर ले जाने के आप उनको एज द सेकंड विकेट कीपर जो है वो लेके जाना चाहिए उनको, और टॉप जो आपकी 16 अनाउंस हो उसके अंदर उनका नाम होना चाहिए। तो ये एक अच्छा रहेगा। और जब मैं एक बात कर रहा था, पीछे भी आपने सवाल किया था कि स्पिनर्स के हवाले से, आप ये देखें कि दुनिया भर में सबके स्पिनर सेट हुए हैं। श्रीलंका के हसारंगा वो थ्रेटनिंग स्पिनर है। अगर आप इंडिया में देख लें तो वहां पर अश्विन हैं, वहां पर आपके जो है जडेजा हैं। इसी तरीके से अब तो आप यूरोपियन टीम में, इंग्लिश टीम में भी अगर आप देख लें तो उनके पास मोइन अली हैं, आदिल रशीद हैं। इसी तरीके से आप अफगानिस्तान के स्पिनर्स देख लें, वो बहुत थ्रेटनिंग स्पिनर है। इवन तबरेज शमसी साउथ अफ्रीका में देख लें, वो भी बड़े थ्रेटनिंग स्पिनर। सब जगह पे स्पिनर सेट हैं। अभी तक पाकिस्तान का जो स्पिनिंग शोबा है वो मुझे स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए पाकिस्तान को, मेरा ये ख्याल था, मैं अभी यही सोच रहा था कि आपने अबरार को ट्राई क्यों नहीं किया कि वो एक मिस्ट्री स्पिनर है, उन्होंने टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने बड़ा तंग किया है। तो आप एक ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान का हो सकते थे अगर आप अबरार को वहां पे चांस दे देते। बिल्कुल, अगर आपको चेक करना था किसी को भी अली साहब, तो इसमें आपके पास बड़ा बेहतरीन चॉइस था कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हो रही थी उसमें नौजवान खिलाड़ियों को 1 से 2 को चेक कर लेते तो वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस प्लेयर्स को हमें किस नंबर पर खिलाना है, किस तरह किससे बॉलिंग करानी है। और फास्ट बॉलिंग का शोबा अगर देख लें तो शाहीन शाह आफरीदी भी टीम का हिस्सा है। हर कोई ये कहता नज़र आ रहा है कि बड़े तरीके से अब उसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अनफिट हो गया तो पाकिस्तान का मेन स्ट्राइकर बॉलर है इस वक्त। और इस पर क्या कहेंगे अली साहब? बिल्कुल, देखें अभी पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग जो शोबा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसमें शाहीन शाह भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, नसीम शाह भी हैं, और इस वक्त बड़ा और उसमें बैक भी पाकिस्तान का बड़ा मजबूत है, काफी मजबूत है। है। पीछे भी पाकिस्तान के बाद अच्छे प्लेयर मौजूद हैं। अभी देखें हसन अली की जगह नहीं बन रही है टीम के अंदर, हसनैन की जगह नहीं बन रही है, शाहनवाज धानी की जगह टीम पे नहीं बन रही है। तो पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने ओवर द पैसेज रिसेंट पास पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने रोटेट भी किया है अपने फास्ट बॉलर को, उन्होंने रोटेट करके प्रिजर्व करके उन्होंने चलाया है। और इसी चीज की जरूरत है। ये नहीं कि आपने छोटे मैचों में या छोटी सीरीज के अंदर आप शाहीन शाह से पूरे ओवर करवा दें, उनको 1-2 मैचेस का रेस्ट दिया जाए और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जाए। तो इस तरह का अगर आप लेके चलेंगे, वर्कलोड को आप मैनेज करेंगे तो ही, अब देखें बड़ी बड़ी टीमें जितने भी हैं वर्ल्ड की, वो वर्कलोड को मैनेज करती हैं। उनकी बेंच स्ट्रेंथ में 5-6 फास्ट बॉलर मौजूद होते हैं और वो उसी तरीके से उसी पैटर्न पे चल रहे होते हैं। रियाज साहब, बात हो रही थी एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी फाइनल की, तो क्या कहेंगे, किस टीम को फेवरेट दे रहे हैं आप, इंडिया को या मलेशिया को? देखिए, फेवरेट देने की बात नहीं है, पर इंडिया ने लीग के अपने सारे मैचेस जीते हैं, ठीक है ना, और कोई भी मैच में उन्हें शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। और मलेशिया जिससे उसका फाइनल एक्सपेक्ट है, उस टीम को उन्होंने लीग मैच में 5 गोल उसके खिलाफ किए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको नफ्सियाती बरतरी हासिल है। और मुझे नहीं लगता, देखें होम ग्राउंड, होम क्राउड, होम कंडीशंस, और फिर मतलब ये कि ज़ाहिर है इंडिया को जो है मतलब जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसमें भी उनके लोग हैं, अंपायरिंग के भी मामलात हैं। तो बहरहाल मतलब ये इस तरह की चीज़ें हैं कि उसमें इनको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा। गो के मलेशिया की टीम बहुत अच्छी है और वो बैक बाउंस कर सकती है। तो देखना ये होगा कि मतलब ये कि इंडिया की टीम जो है, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस खास तौर से टूर्नामेंट में मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ, जो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, और जिस तरह से उसका मतलब ये कि माजी करीब में वो इंटरनेशनल मुकाबलों में पार्टिसिपेट करती रही है, उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम को थोड़ा स्ट्रगल तो कर सकती है, इसलिए कि मलेशिया की टीम बुरी नहीं है, बैक बाउंस करने की उसमें सलाहियत है, कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया को एज हासिल होगा और इंडिया की टीम को जीतना चाहिए। और अभी जो आपकी क्रिकेट के हवाले से बात हो रही थी, तो मैं ये समझता हूं कि जो खासतौर से जो बात आपने की ना कि सरफराज को एज ए मेंटोर शामिल कर लिया है, सरफराज को भी एज ए मेंटोर इसलिए शामिल किया है क्योंकि उन्हें जो 2 दिन से अब जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि यार अगर ये तो हमने बाहर कर दिया, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शुरू में ही मतलब सऊद शकील और फिर ये वाला क्रिटिसिज्म आ गया, इसलिए कि देखें सरफराज कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था जिसको आपने बाहर किया। तो उन्होंने कहा कि इसको एकोमोडेट फैसिलिटेट करो ताकि थोड़ा सा मतलब, लेकिन देखें इससे बात नहीं बनती, मेंटोर बनाने से बात नहीं बनती। भले आप कहीं और आगे जाके मेंटोर बना दें, लेकिन इस वक्त तो उसको टीम में होना चाहिए था। और आपने जो कंपनसेट करने की कोशिश की है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इंजमाम हक को, और इसमें बाबर आजम भी इन्वॉल्व हैं, गो के बाबर आजम हमारा फख्र हैं,
दुनियाई क्रिकेट में उन्होंने जो मतलब रिकॉर्ड बनाए हैं, जो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है, हम चाहते हैं कि आइंदा भी वो इसी तरह की परफॉर्मेंस दें और वो अल्लाह ताला उनको नजर बद से बचाए। लेकिन सरफराज और सऊद शकील के मामले में बाबर आजम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने जो आपके इंज़माम उल हक हैं। तो मैं ये समझता हूँ, देखें हमारी क्रिकेट में ये बातें जो हैं काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं और हमेशा ये देखते हैं कि सॉफ्ट टारगेट जिनका पता होता है कि यार इनकी कोई बैक नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कुछ है, वो वहाँ पे वो अपना काम करके निकल जाते हैं। यकीनन इसमें ऐसे प्रेशर भी उनके ऊपर आए होंगे कि दूसरे खिलाड़ियों को एकोमोडेट करना होगा, वो उन्होंने कर लिया, लेकिन इनके पीछे चूंकि कोई बैक नहीं थी तो इनको उन्होंने नहीं किया। ये हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान की तारीख है और यही वजह है कि देखें हम जो है बाज़ औक़ात बड़ी टीमों के खिलाफ निस्बतन बेहतर खेल जाते हैं और बाज़ औक़ात जो बी ग्रेड की टीमें होती हैं उसके खिलाफ हम मैचेस हार जाते हैं। तो ये इसमें देखें नियतों का भी मतलब दखल होता है। अल्लाह ताला भीगे मुस्लिम हम लोगों का ये इस पे ईमान है कि आप जहां आप मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके साथ साथ आपकी नीयतें जो हैं अगर वो सही नहीं होंगी तो उसमें फिर मसाइल आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है जो जदीद एरा है और जो मतलब हर चीज़ जो है वो चेंज हो गई है और दुनिया देखें कितनी ज़्यादा तरक्की कर गई और इन चीज़ों को एक सिस्टम के तहत लेके चल रही है और हम जो है हमेशा सिस्टम के अगेंस्ट मतलब इस तरह की हरकतों को दिखा के काम कर रहे होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम जो है ना करें। अभी देखें ये एक बड़ी अच्छी बात हुई कि जो हमारी नई पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन आए हैं ज़का अशरफ साहब, शुरू में ऐसा लग रहा था कि इनका मूड था कि बहुत बड़ी चेंजेस करें, लेकिन ज़ाहिर है मीडिया की तरफ से जो बात आई इनके कि जी बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करें तो वो फिर थोड़ा सा रुक गए और आपने देखा कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा मिक्की ऑर्थर, ब्रेड बर्ड वगैरह, उन्होंने कहा चलें यार ये जो है ICC जो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया तक इन्हें चलने दे। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें अभी तो हमारे यहाँ पीसीबी में 7 महीने में 3 मतलब चेयरमैन मतलब चेंज हुए हैं। गो के मुझे मतलब ज़ाती तौर पे ज़का अशरफ की नेक नीति पे कोई शुबा नहीं है, इसलिए कि ज़ाहिर है चूँकि वो चेयरमैन रह चुके हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनका एक्सपोजर है, उनका एक्सपीरियंस है, यकीनन वो अब जो है काम आएगा। और ये हाँ हमारी जो PSL थी जब वो ये ज़का अशरफ चेयरमैन थे तो उस वक्त पहली लॉन्चिंग सेरेमनी शहजादा हुई थी। मतलब ये पाकिस्तान में ऐसा कम, दुनिया में क्रिकेट में जो लीग हो रही है ऐसी कम मिसालें हैं किसी एक लीग की 2 मरतबा लॉन्चिंग सेरेमनी हो, तो एक ज़का अशरफ का उसके ज़माने में हुई थी, इसलिए कि कॉन्क्रीट काम बेसिक काम जो है उन्हीं लोगों ने किया था। उसमें एजाज बट मरूम भी शामिल थे, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, शहरियार महमूद खान भी शामिल थे और भी दूसरे लोग थे। और फिर ये सही है कि बाद में उसको मतलब नजम सेठी साहब ने स्मार्ट मूव्स करके उसको मतलब इस काबिल बनाया कि दुनिया में उसका सॉफ्ट इमेज दिया। तो मैं समझता हूँ कि ज़का अशरफ साहब ने अच्छा काम कर रहे हैं, हम इसी पे कंटिन्यू करते हैं अच्छे काम के हवाले से। अली साहब अगर अच्छे कामों की बात हो रही तो हमें यकीनन अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हम देखते हैं कि जिस तरह अब डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो दी जा रही, कल ही इजलास हुआ बाकायदा तौर पर जिसमें हम देखेंगे कि बाकायदा तौर डिपार्टमेंट की टीमें भी और रीजन की टीमें भी अब टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हुई नज़र आएंगी। और साथ साथ अगर हम देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा इक़दाम है कि ख़वातीन के लिए बड़ा अच्छा काम करते हुए नज़र आ रही है। ख़वातीन टीम के हवाले से अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन टीम पाकिस्तान का दौरा करने वाली है। तो कैसा देख रहे हैं ओवरऑल, जहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट के सीज़न को भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से निभाते हुए नज़र आ रहा है और फिर ख़वातीन की बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे डिपार्टमेंट की रीजन्स को टीमों को रिस्टोर किया है तो आप ये देखें पाकिस्तान की लेगेसी रही है कि पाकिस्तान पे हर बड़ा प्लेयर जो है वो डिपार्टमेंट से निकल के आया है। आप वक़ार यूनुस को देख लें, आप इंज़माम को देख लें, आप ये पूरा बासित अली को देख लें, ये सब प्लेयर आसिफ मुश्तबा को देख लें, ये पूरी हिस्ट्री है। लेकिन अब ऐसा क्यों है कि PSL के बेस पर टीम का इंतखाब हो जाता है? देखें ये तो एक बहुत शॉर्टकट लोगों को एक मिल गया है, एक प्लेटफॉर्म सज गया है और लोग जो है वो बड़ा फैसिनेटिंग है, अट्रैक्टिव क्रिकेट है, तो उसमें ये लगता है कि अब प्लेयर्स को भी ये लगता है कि ये हमारे लिए शॉर्टकट है टीम में इन होने के लिए। वरना पहले आप ये देखें कि डोमेस्टिक में लोग 4-4, 5-5 सीजन परफॉर्म करते थे, उसके बाद उनका नंबर आता था। इसकी सबसे बड़ी वाज़ेह मिसाल आपके सामने फवाद आलम है जिन्होंने डोमेस्टिक में 16 साल परफॉर्म किया है और फाइनली क्या हुआ कि वो भी उनको जब उनको इतना तवातुर से उनको चांस नहीं मिल सके, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग का शिकार हुए, जो कि कराची के लड़कों के साथ एक चीज रही है। ताबिश खान की आपके सामने मौजूद है, सरफराज आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है इस चीज की, जो कैप्टन जिसने आपको 11 सीरीज लगातार मुसलसल आपको जितवा के दी और आपने उसको एक सीरीज की बिना पर टीम से बाहर कर दिया या टीम कैप्टनशिप उनसे ले ली। तो ये तो देखें ये थोड़ा सा बायसनेस कराची के लड़कों के साथ सेम है। शफीक
की अच्छा, शफीक को situation देख लें कि जितने चांसेस, अगर हम बात करें अदर देन, मैं सिर्फ ये बात करूंगा, मैं कोई इतना बायस आदमी नहीं हूं कि सिर्फ ये बात करूंगा कि अदर देन आप कराची की बात करें तो प्लेयर्स को काफी चांस मिल जाते हैं, काफी मौके मिल जाते हैं, लेकिन कराची के लड़कों को एक बैड परफॉर्मेंस के ऊपर टीम से बाहर कर दिया बिल्कुल जाता ऐसा ही है। है। इसकी एक लंबी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। बल्कि आपकी इजाजत से आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा कि वो इस चांस में होते हैं कि किसी तरह से ये एक आध मतलब मिस्टेक करे और इसको टीम से बाहर कर दिया जाए। बिल्कुल, तो कि ऐसा वो- नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जहां जहां जो भी पूरा पाकिस्तान हमारा है, हर शहर हमारा है, और किसी भी लड़के के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उसको पूरे मौके मिलने चाहिए प्लीज। लेकिन देखें बिल्कुल ये बात ऐसा बिल्कुल सही करी, मौके पूरे मिलने चाहिए। अब अगर एक परफॉर्मेंस की बेस, एक बैड परफॉर्मेंस की बेस पे आप किसी को बाहर नहीं कर सकते, वो जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो कराची के लड़कों के साथ बहुत सख्त हो जाता है, तो होना ये अभी देखें, चाहिए। अभी आप ये देखें, आपकी बात काट रहा हूँ, शाहनवाज धानी के साथ क्या हुआ। शाहनवाज धानी ने जब पीएसएल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी, तो जब कोई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उससे वही अगला मौका होता है, जो सीरीज हो रही थी उसमें चांस है, उसको नहीं मिला। आपने 1-2 साल बाद चांस दिया, उसका इतना जो है शेक हो गया। वो बिल्कुल एक उसी के साथ साथ प्लेयर आपने शाहनवाज धानी की बात की है तो उसके साथ जाहिद महमूद के साथ भी जाती होती हुई जाहिद नजर आई। महमूद हैं, शाहनवाज धानी हैं, सरफराज हैं, उससे पीछे जब आप चले जाएं तो मैं तो बात करता हूं फिर आसिम कमाल के दौर से आसिम बात करूं कमाल, कि बहुत सही। इतना जबरदस्त परफॉर्म करने के बाद वो लड़का टीम में इन नहीं होता और उसको बाहर कर दिया जाता है। और जबकि उस तरह से बहुत सारे प्लेयर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनको डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा रन करने वाले साद बिन नासिर, जिनको अगर देखा जाए तो मुस्तकबिल में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के एक बड़े बैटर्स के रूप में सामने आते, लेकिन उन्हें डेब्यू नहीं कराया गया। सऊद शकील भी इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, जिन्होंने डोमेस्टिक में लगातार 3 सीजन परफॉर्म करने के बाद उनको चांस मिला है। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे ही। यहाँ पर तो क्राइटेरिया बहुत सख्त हो जाता है, लेकिन कहीं पे जो है आपका क्राइटेरिया इतना उसमें आप नरमी कर देते हैं। अच्छा, और इसको खुश नसीबियों में तैयब ताहिर भी हैं, जिन्होंने हाल ही में डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, टीम का हिस्सा बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल, तैयब ताहिर की आपने देखा उनको, जैसे उन्होंने इमर्जिंग कप के अंदर शानदार सेंचुरी स्कोर करी फाइनल के अंदर, और वो डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा रन करने वाले परफॉर्म प्लेयर करते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर भी। लेकिन देखें, जब आप अगर इनको कंटिन्यूअस चांस नहीं देंगे और ये लड़के मुस्तकिल नॉक करते हैं पाकिस्तानी टीम के डोर पे, के मुस्तकिल नॉक कर रहे होते हैं, लेकिन इनको चांस आप नहीं दे रहे होते, फिर क्या है, ला महला दिल बर्दाश्ता होके अब एक यूएसए में जाके अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं। 3-4 प्लेयर आपके जो हैं वो वहां पर जा चुके हैं, उसमें उमर अकमल भी हैं, उसमें अब ये आपके शामिल हो गए, फवाद आलम भी शामिल हो गए इसके अंदर, और अब मुझे लग रहा है कि शायद कुछ और भी प्लेयर जो दिल बर्दाश्ता हो गए, उनको एक लास्ट रिजॉर्ट नजर आता है कि अगर हमें अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू करना है तो हम कहां पे जाएं। लेकिन इसका नुकसान आप अली साहब समझते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट पे पड़ेगा, क्योंकि एहसान अली एक बड़ा प्लेयर था पाकिस्तान के, अगर परफॉर्म करता तो दोबारा पाकिस्तान के लिए खेल सकता था, फिर उसने रिटायरमेंट ले ली, और फिर ऐसे नौजवान की लाइन शायद लगती अब जाएगी जो दिलबरस्ता होते हैं। खुद आप कह रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा यही कोशिश करनी है कि ठीक है पाकिस्तान में खेलना है, यहाँ तक खेलते हैं, फिर तो लीग हमारी पड़ी है अमेरिका में। बिल्कुल, देखें, जब आप इस तरह की नाइंसाफियां होती हैं तो फिर लड़के डिमोटिवेट होते हैं, और अल्टीमेटली फिर वो कोई लास्ट वो देखते हैं कि हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है। और इसी तरीके से अगर हम देखें, हम इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बात करूं तो राशिद खान यहां पर खेल के कहीं और गए। उसके अलावा आपके जो लेग स्पिनर श्रीलंका के साउथ अफ्रीका के इमरान ताहिर, वो यहाँ पर अपने किस्मत आजमाते रहे, कुछ नहीं मिला, फिर उसके बाद वो चले गए। सिकंदर रजा उसकी एग्जांपल है। तो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर जिनको पाकिस्तान में चांस नहीं मिल सका, उन्हें किसी एक और बड़े प्लेयर के हवाले से मजीद भी बात करेंगे आपसे इसी सिलसिले में। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे खासकर नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से, तो नौजवान खिलाड़ियों की बात हो रही है तो फिर एक नौजवान विकेट कीपर बैटर्स की भी बात कर लें। आजम खान के हवाले से क्या कहेंगे? मोहम्मद अली साहब है, मुख्तलिफ है लीग दुनिया भर में खेली जा रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान शाहीन ने मुख्तलिफ टूर्स किए, लेकिन शायद आजम खान उस टीम का हिस्सा बनते नजर नहीं है। क्या कहेंगे आजम खान के हवाले से, या सिर्फ मोइन खान के बेटे होने की बिना पर उनको सजा दी जा रही है?
मुझे तो कुछ ऐसे नज़र आता है कि उनका मोइन खान के बेटे होने की ज़्यादा सज़ा मिल रही है, और उनका एक और वजह ये भी है कि थोड़े से ओवरवेट भी हैं वो। लेकिन हमने परफॉर्म देखा, पे बात कर हमने लेना, हमने ये परफॉर्म देखा अच्छा है, कर रहे हैं। हमने ये देखा कि इंजमाम एक ओवरवेट प्लेयर थे, और हमारी क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत सारे ओवरवेट प्लेयर रहे हैं, लेकिन इंतखाब आलम साहब थे, तो उन्होंने लेकिन परफॉर्म किया। और आजम खान नो डाउट उनकी कलाइयों में बहुत ताकत है, हमने अभी लास्ट सीजन पीएसएल में भी देखा, और मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, मेरे फेवरेट प्लेयरों में से शामिल हैं आजम खान। और वो बिग बैश लीग हो या उधर कैरिबियन लीग हो, श्रीलंका लीग हो या T10 लीग हो, वो बड़े परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, और उनके छक्के जो है वो ग्राउंड से बाहर जा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान, अभी मैं इनको यहाँ पे तो नहीं कह सकता कि उनको ओडीआई में आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ चांस T20 टीम के अंदर मिलना चाहिए, और ताकि उनकी आप जो अभी हमने देखा भी था पीएसएल के अंदर कि उन्होंने एक सेंचुरी के करीब थे जो उन्होंने ऑन स्लॉट किया उन्होंने, और बहुत पावर हिटर है वो, बहुत ताकत है उनकी कलाइयों में, उनको आप अच्छा यूज कर सकते हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं वो। और उनको खुद भी थोड़ी सी ये जरूरत है कि वो अपने वेट को थोड़ा सा ट्रिम भी करें, क्योंकि देखें आजकल क्रिकेट जो है वो बहुत फास्ट हो गई है, बिल्कुल प्रोफेशनल हो गई है। इसी और कंटिन्यू करते हैं रियाजुद्दीन साहब से। रियाजुद्दीन साहब, जिस तरह मैं शाहीन के हवाले से बात कर रहा था, पाकिस्तान शाहीन के हवाले से नौजवान विकेट कीपर्स की भरमार वहां पर भी नजर आए, रॉयल नज़ीर के भी कप्तानी कर रहे हैं, कभी मोहम्मद हारिस कर रहे हैं, लेकिन आजम खान कहीं नजर नहीं आ रहे। देखें, आजम खान के साथ जो लास्ट जो मसला हुआ था, तो उनकी मतलब बैटिंग भी इत्तेफाक से सही नहीं थी, और वो एज ए विकेट कीपर भी उनसे कई एक मिस्टेक हो गई थी, जिसके बाद मतलब ये कि खुद भी शायद ये महसूस करते थे कि अब उनको चांस नहीं मिलेगा। जब एक ऐसा खिलाड़ी जो एक क्या चांस नहीं मिलेगा तो अमेरिकन लीग खेलने चले जाएंगे? बिल्कुल वो भी जाएंगे, इससे पहले कि जब ऐसी मिसालें सेट हो चुकी हैं, और जिनको जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं, जब उनको यहाँ पर इनका हक नहीं मिलेगा तो फिर जाहिर है बाहर ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं जो मोहम्मद अली साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इस वक्त तो वाकई फौरी तौर पर तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको जो आप किसी टीम में रखें, लेकिन आगे जाके ये जब अब वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है और इसके बाद जो मुख्तलिफ आपकी सीरीज शुरू होंगी, तो मैं ही समझता हूँ कि उसमें जिस तरह से आप हारिस को चांस दे रहे हैं, और मतलब ये कि हमने बिल्कुल ये बात देखी है कि बाज़ खिलाड़ियों को तो आप सिर्फ एक मौके की तलाश होती है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे और उसको टीम में शामिल करें, और बाज़ खिलाड़ियों के लिए ऐसा होता है कि अगर उसने 11 मतलब सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस पेश की और उसके लिए चांस ये सिर्फ रखते हैं कि एक में ही गलत कर दे और उसको टीम से बाहर करें। तो ये जो दोहरा म्यार है ना, ये मैं समझता हूँ ये कौमी मफाद के खिलाफ है। हमें जो है अपने ज़ाती मफादात को बालाए ताक रख के कौमी मफादात को देखना चाहिए, और जो खिलाड़ी आपके पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, जो पाकिस्तान की जीत के लिए बेहतर हैं, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मतलब बेहतर कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए दुनिया में नाम कमा रहे हैं, आपका सर दिलाली परचम बुलंद करें, उनको तो कम से कम आपको वेट देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो ये माइंडसेट है ना, ये जो है इसको हमें तब्दील करना चाहिए। अली साहब, बात हो रही थी, एक चीज और ऐड करता चलूं, आजम खान को आपको याद होगा जो वर्ल्ड कप दुबई में हुआ था उसमें उनका नाम 16 में शामिल हो गया था, उसके बाद उनको रिप्लेस किया गया। तो ये बहुत डैमेजिंग होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि उसका नाम वर्ल्ड कप 16 में आ जाए और उसके बाद उनको आपने वहां से निकाल दिया। एक बात और कहूंगा कि एक वक्त था ऐसा, और अभी भी ये चीज कि एक ज़माना था जब हम खेला करते थे तो आपस में हम लोग गुफ्तगू किया करते थे कि यार जब तक आप जहाज़ में ना बैठ जाएं, और अगर आपका विद इन कंट्री टूर है तो जब तक आप ट्रेन में ना बैठ जाएं उस वक्त आप ये समझें कि मतलब कंफर्म नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिसालें हैं, लेकिन ये गलत एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं होना। लेकिन मैं इससे कतई नज़र दूसरी तरफ पे अगर आ जाऊं कि जो भी प्लेयर्स हैं, हम देखते हैं मुख्तलिफ लीग्स तो ज़रूर खेलें, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट पर उनकी तवज्जो कम है। ज़्यादातर T20 फॉर्मेट पर तवज्जो दे रहे हैं, डोमेस्टिक को अपने फोकस करते नहीं दिखाई दे। अगर डोमेस्टिक खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे तो नज़रों में आएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे पहले जो आपको काम करने की ज़रूरत है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर में। सर अब तो कुछ बेहतर नज़र आ रहा है ना, जो इस तरह के कंपनसेशन की मैं बात कर रहा हूँ। देखें ये क्यों जा रहे हैं, आप इसकी रूट कॉज देखें कि उनको लीग्स के अंदर पैसे की वजह से जा रहे हैं। अगर प्लेयर के पास सिक्योरिटी नहीं है, उसको आप अकॉर्डिंगली कंपनसेट नहीं कर रहे, तो फिर वो कहीं और देखेगा। अगर हमारा डोमेस्टिक इतना स्ट्रांग हो, उसमें अकॉर्डिंगली कंपनसेट किया जा रहा हो प्लेयर्स को, तो फिर वो प्लेयर्स कहीं भी मूव नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसा अट्रैक्टिव, आपने इसके लिए रणवीर राजा साहब ने जब वो चेयरमैन रहे पीसीबी के कुछ अर्सा, तो उनकी ये कोशिश थी कि कुछ, लेकिन उन्होंने रीजन्स की डिपार्टमेंट की क्रिकेट खत्म कर दी, जिसके से एक बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया। लेकिन अगर आप देखें कि ये अब डोमेस्टिक हमारा स्ट्रक्चर रिस्टोर हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि इनको अकॉर्डिंगली कंपनसेट करने की जरूरत है। जैसा कि इंडियन बोर्ड आप देखें किस
तरीके से वो ज्यादा कंपनसेट करते हैं अपने को, और उनकी देखें फिर अब ये नर्सरीज हैं आपकी, यहीं से प्लेयर्स आपके आगे आने। और जब तक आप लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, 3 डे 4 डे क्रिकेट आप नहीं खेलेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो फिर आपके वो मसल्स भी जो है वो उस तरीके से बॉलर्स के लिए मसल्स नहीं बन पाते। छोटी क्रिकेट आसान है, अभी हमने भी देखा कि वहाब रियाज ने और मोहम्मद आमिर ने कहा कि उन्होंने जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलना है, टेस्ट मैचेस में उन्होंने नहीं खेलना, और जब उन्होंने कहा कि हम सिर्फ वनडे और वाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे, वनडे T20 खेलेंगे, तो फिर उनकी टीम से जगह ही जो है वो, तो देखें यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत सख्त है। यहाँ पर अपने प्लेयर्स जो है अगर ये फैसला इस तरह का करेंगे तो फिर वो आप उनको फिर सिलेक्शन के लिए हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे वो, तो प्लेयर्स के लिए भी ये जरूरी है कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो टीम में दस्तक दें। ये शॉर्टकट आप और जो सिलेक्शन कमेटी है उनको भी ये चाहिए कि सिर्फ क्राइटेरिया PSL को ना बनाएं। देखें, अगर आप जब PSL की परफॉर्मेंस की बेसिस पे लड़कों को इन करेंगे टीम के अंदर, तो उनके लिए तो बहुत इजी हो गया, तो फिर तो सिर्फ वो 4 ओवर की क्रिकेट खेलेंगे, एक बॉलर ने कितने ओवर करने, 4 ओवर ही करने ना उसके मसल्स इतने डेवलप हो पाते हैं और ना प्लेयर को इतना कोई रनिंग करनी है। तो इसलिए आप इनको उस सिलेक्शन जो बेसिस है वो होना चाहिए लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट, जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है। सिर्फ PSL या T20 की लीग की बेसिस के ऊपर आप उनको सिलेक्ट ना करें। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर देखें तो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही, तो डोमेस्टिक क्रिकेट को मोहम्मद अली साहब है क्या पाकिस्तान टेलीविज़न जो है उसे भी नशर करे, क्योंकि हम देखते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो अब ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना पेज बना लिया, वहाँ से वो बाकायदा यूट्यूब पर नशर कर रहा होता है, लेकिन कोई प्लेयर अगर परफॉर्म कर रहा है, TV स्क्रीन पर आ रहा है, तो यकीनन उससे फ़ायदा ये होता है कि उसे पता होता है, सिलेक्शन कमेटी को भी पता हो कि फ़लाँ मैच में फ़लाँ लड़के ने जो है ना 200 रन स्कोर किया, लेकिन किस कंडीशन में किए, किसी ने अगर 50 किए तो किस कंडीशन में किए हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है, सिलेक्टर के लिए भी आसानी हो जाती है। देखें, इसके लिए चाहे मैच पहले भी मैच नशर नहीं होते थे, मैच नशर टीवी पे हो या ना हो, लेकिन सिलेक्टर जरूर ग्राउंड में होने चाहिए। जब सिलेक्टर ग्राउंड में होंगे तो लड़का ऑटोमेटिक परफॉर्म करता है। अब लड़का ये देख रहा है कि पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, मैं परफॉर्म कर रहा हूं, ना टीवी पे नशर हो रहा है, सिर्फ एक सुबह सुर्खी लग जाएगी छोटी सी कि मैंने 100 कर दी है। जरूरी है कि जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, जो एक्स टैक्स प्लेयर भी उसके अंदर होते हैं अवेलेबल, तो उनको जरूरी है किसी 1-2 प्लेयर्स की प्रेजेंस हर डोमेस्टिक मैच में जरूर होनी चाहिए, जिससे उनके पास भी ये हो कि भाई कोई हमें कीप एन आई, अकाउंटेबिलिटी है हमारी परफॉर्मेंस को जो कि मेजर कर रहा है। तो जब तक ये चीजें इस तरह से नहीं होंगी तो फिर प्लेयर्स जो है वो डिमोटिवेट होंगे और फिर वो शॉर्टकट ढूंढते हैं T20 का PSL लीग की बेसिस के ऊपर। PSL लीग के बेसिस पे शॉर्टकट ढूंढते हुए नजर आते हैं। शॉर्टकट की बात हो रही है तो शॉर्टकट तो एक जगह, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हमारे साथ एक अजीम हस्ती रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर हॉकी के हवाले से एक किताब भी लिखी। इस हवाले से मजीद उनसे भी बात कर लेते हैं। आज ही मुझे पता चला है तो मैंने यकीनन अपनी कोशिश की है कि अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस ज़रूर करूँ। क्या कहेंगे रियाज साहब? जी, मेरी हॉकी पे किताब है, हॉकी प्राइमर, जिसमें कोचिंग से मुतालिक चीज़ें हैं, जो आउटस्टैंडिंग हमारे परफॉर्मेंस पाकिस्तान, उसके उनकी ऑटोबायोग्राफी है, फिर उसके साथ साथ जो है उसमें रिकॉर्ड भी है। और मेरी अब इंग्लिश की किताब अल्हम्दुलिल्लाह दी जर्नी ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, वो भी कमोबेश मतलब फाइनल स्टेज पे है तो काफ़ी दिनों से, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगी के मसाइल हैं उसमें, मतलब ये कि चीज़ जो है आगे बढ़ती रहती है। वो भी अब तकरीबन इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाली है, बहुत जल्द आएगी वो। और ये तो काफ़ी अरसे पहले थी, ये तो मेरे ख्याल से जितने भी जूनियर प्लेयर हैं पाकिस्तान के, उनके सबके पास मेरे ख्याल से ये किताब है। इसलिए कि एक जूनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हुई थी तो कराची में, यहाँ पे सारी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, मेरे ख्याल से 10, 12, 14 टीमें आई थी। तो मैंने हर टीम के खिलाड़ियों को ये किताब दी थी, और जो इस वक्त नेशनल टीम में लड़के हैं यकीनन उनके पास ही मेरी किताब होगी। बहरहाल कोशिश की थी छोटी मोटी, क्योंकि हम हॉकी के प्लेयर हैं, हॉकी से ही ज़्यादा स्पोर्ट्स से ही सारा सब कुछ कर रहे हैं। जर्नलिज्म जो है फिर साथ ही साथ शुरू की। मैं ही समझता हूँ, देखें हॉकी तो यकीनन हमारा मतलब है कि कौमी खेल है, लेकिन ये सिर्फ नाम का खेल है। और अगर आप प्रैक्टिकल मतलब ग्राउंड पे आएँ तो वैसी बज़ाहिर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जिस तरह से इसको इग्नोर किया जाता है, जिस तरह से इसको मतलब गवर्नमेंट की सतह पर इस पर मतलब तवज्जो नहीं दी जाती। और मैं ही समझता हूँ जब से 18 अमेंडमेंट आई हो सकता है कि उससे बहुत सी चीज़ों को फ़ायदा हुआ हो, लेकिन जो खेलों के जो मामलात हैं उसकी मरकज़ियत ख़त्म होने की वजह से ये सारे खेल और ख़ासतौर से हॉकी पे इसका बड़ा गलत असर पड़ा है।
मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक हॉकी की मौजूदा परफॉर्मेंस की बात है, उसकी जो मतलब रूट कॉजेज़ जो ख़राब, मतलब हॉकी की परफॉर्मेंस ख़राब हुई है, उसकी जो रूट कॉजेज़ हैं वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिक वजह जो है हमारी जॉब और कैरियर का ख़त्म होना है। जो डिपार्टमेंट्स होते थे एक ज़माने में 2-3 दर्जन, वो डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए, जॉब और कैरियर ख़त्म हो गया। फिर हॉकी फेडरेशन के पास से इतने फंड्स नहीं रहे, हमारी रैंकिंग नीचे आती चली गई, हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे, हमारी टीमों का एक्सपोजर कम हो गया कि हमारे पास इतने फंड्स होते कि हम बाहर जाके खेलते। बाहर की टीमें यहाँ इसलिए नहीं आई कि 9/11 का वाक़या हो गया, सिक्योरिटी के मसाइल थे, गो के बाहर वालों की नज़र में ज़्यादा थे, हमारी नज़र में तो ऐसे यहाँ कोई सिक्योरिटी के मसाइल नहीं थे इतने ज़्यादा, मेरे ख्याल से टीमें आ सकती थी, तो हमारे खिलाड़ियों को एक्सपोजर नहीं मिला। जो बिल्कुल, हमारे खिलाड़ियों को एक्सपोजर नहीं मिला, इस उसका पर असर किसी हमारी और टीम प्रोग्राम में भी टीम बात करेंगे। टीम रियाजुद्दीन साहब, इस वक्त टाइम कम है। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अली खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।